तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों की वीडियो है। अब तो इंग्लिश में कोई फेल नहीं हो सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि देखिए, ये जो आप लोगों का है मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर जो देख रहे हैं पूरा शुरू से लेके एक एक आप लोगों का क्वेश्चन हमने सोल्यूशन करके इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। पूरा का पूरा सोल्यूशन आप लोगों का मॉडल पेपर का मैं इस वीडियो में आप लोगों को कराने वाला हूँ। और यहाँ से आप लोगों को कम से कम 20 या 30 मार्क्स आप लोगों का मॉडल पेपर से क्या हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। ठीक है, 20 या 30 मार्क्स यहाँ से पक्का हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करवा रहा हूँ, अगर 20 नंबर भी यहाँ से तैयार हो जा रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। अगर आपका 40 नंबर भी आपको तैयार हो गया है तो 40 और 20 कितना हो जाएगा, 60, और 60 और 30 नंबर स्कूल से 90 नंबर कहीं नहीं गया आप लोगों का। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से आप लोग इस वीडियो में टारगेट रखा है 1000 लाइक का, जल्दी से आप इसको पूरा कर दीजिए, क्योंकि इंग्लिश का है और इंग्लिश में आप कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे ज़्यादा परेशानी आप लोगों को इंग्लिश में ही थी, लेकिन पेपर तक जाते जाते पूरा इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट पूरा हर एक चीज़ आप लोगों को समाप्त कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा भी आप लोगों को इसको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। और ये मॉडल पेपर आप लोगों का है, पूरा का पूरा सोल्यूशन करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए, सबसे पहले हम देखें, यहाँ पे देखा है सेक्शन ए। सेक्शन ए रीडिंग का पार्ट। रीडिंग का पार्ट मतलब कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। कह रहा है कि यह पैसेज है जो कि 10 नंबर के क्वेश्चन पूछा जाता है। ये पैसेज को आपको पढ़ना है, ध्यान से पढ़ने के बाद नीचे दिए गए क्वेश्चनों का आंसर देना है। ठीक है, तब जाके आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। चलिए, पहले हम लोग एक बार क्या करते हैं, जब भी एग्जाम में आप लोगों को आता है पैसेज, जब भी एग्जाम में आएगा पैसेज तो आएगा 100% आएगा पैसेज। ठीक है, तो पैसेज जब भी आए एग्जाम में तो उसको एक या दो, कम से कम 3-4 बार उस पैसेज को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि आंसर इसी में से देना होता है। तो कम से कम 3 या 4 बार ध्यान से पढ़ें। ठीक है, और क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसको सोचने समझने की कोशिश करें। कह रहा है कि डॉल्फिन्स आर रिगार्डेड एज द फ्रेंडलीस्ट creature in see a story of them helping drowning sailors have been common since Roman time. The more we learn about dolphins, the more we realize that their society is more complex than people previously imagined. They look after other dolphins when they are ill, care for pregnant mother, and protect the weakest in the community as we do. Some scientists have suggested that dolphins have a language, but it is much more probable that they communicate with each other without needing words. Could any of these mammals be more intelligent than man? Certainly, the most common argument in favor of man superiority over them, that we can kill them more easily than they can kill us, is the least satisfactory. On contrary, the more we discover about these remarkable creatures, the less we appear superior when we destroy them. देखिए, कितना आराम से मैं एक एक अक्षर आराम से पढ़ता गया हूँ, ताकि मैं समझ रहा हूँ कि क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो पूरा का पैसेज आपको पढ़ लेना है। इसके नीचे देखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन 3 नंबर के लिए है, व्हाट ह्यूमन क्वालिटीज डू डॉल्फिन्स पोसेस अकॉर्डिंग टू द पैसेज। ठीक है, देखिए 3 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा गया है, और देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे। देखिए, रीडिंग का पार्ट है ना पहला, इसका आंसर लिखेंगे कि डॉल्फिन look after other dolphins when they are ill, care for pregnant mothers, and protect the weakest in the community as human do. ठीक है, देखिए बस इतना अगर आप लिख देंगे, पूरा का पूरा 3 नंबर आप लोगों को मिल गया। ठीक है, आंसर आपका ए वाला है इसका।
और यहाँ से आप लोगों का 3 नंबर पक्का हो गया। चलिए ये वाला प्रश्न क्लियर। दूसरा प्रश्न देखिए, वाई डू सम पीपुल्स आर्ग्यू दैट मैन इज सुपेरियर टू डॉल्फिन। ये भी आप लोग कितने नंबर का है, 3 नंबर का है। इसका आंसर यहाँ पे देखिए, बी का आंसर कैसे है कि द मोस्ट कॉमन आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ मैन superiority over them that we can kill them more easily than they can kill us is the least satisfactory। ठीक है, और 3 नंबर आप लोगों को कंप्लीट होता हुआ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये भी 3 नंबर का। अगला प्रश्न सी जो है कि फाइंड आउट अ वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स परहैप्स, जो कि 2 नंबर के हैं। ठीक है, आंसर क्या लिखेंगे कि परहैप्स का क्या हो जाएगा, प्रोबेबल हो जाएगा। ठीक है, परहैप्स का क्या हो जाएगा, प्रोबेबल हो जाएगा। इसके बाद 2 नंबर मिल गया। इसके बाद चौथा है कि फाइंड आउट अ वर्ड इन द पैसेज विच इज अपोजिट ऑफ इन्फेरियर। इन्फेरियर का अपोजिट पूछ रहा है, जो कि 2 नंबर के लिए है, तो इन्फेरियर का सुपेरियर हो जाएगा। इन्फेरियर का सुपेरियर हो जाएगा अपोजिट वर्ड, जो कि 2 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए रीडिंग जो पार्ट है, रीडिंग पार्ट से 10 नंबर आपका बिल्कुल तैयार हो गया। ठीक है, पहले रीडिंग ही पूछा जाएगा और रीडिंग से आप लोगों को कितने नंबर, 10 नंबर तैयार आराम से हो गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, चलिए आप धीरे से बढ़ेंगे आप आगे सेक्शन बी की तरफ, जो कि राइटिंग का भाग है। सेक्शन बी जो कि राइटिंग का भाग है, और क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन इनवाइट हिम ऑन योर बर्थडे पार्टी, जो कि 4 नंबर के लिए। ठीक है, दोनों का मैं बताना वाला हूँ। ठीक है, और करके अथवा दिया है कि रिटर्न एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल ऑफ इशूइंग ट्रांसफर सर्टिफिकेट। पहला आपको कह रहा है कि एप्लीकेशन लिखे अपने फ्रेंड यहाँ, अगर आपको अपने बर्थडे पर इन्वाइट करना है अपने फ्रेंड को। तो दूसरा कह रहा है कि एप्लीकेशन एक लिखिए प्रिंसिपल को ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए। ये दोनों को मैं देखने वाले हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 4 नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, देखिए सेक्शन बी, सबसे पहले हम देखेंगे कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइट हिम ऑन योर बर्थडे पार्टी। ठीक है, बर्थडे पार्टी के लिए हम लोग कैसे इनवाइट करेंगे अपने फ्रेंड को, उसको पहले एप्लीकेशन देखने वाला है। देखिए सबसे पहले लिखेंगे गरिया रोड, मतलब कि जहाँ से आप बिलोंग कर रहे हैं, कानपुर, इतना डॉट डॉट लिख देना है। मार्च जिस डेट को आप लिख रहे हैं, फिर यहाँ पे जिस फ्रेंड का आपका नाम है उस फ्रेंड को लिखना है। यहाँ पे क्या है कि डियर रोहित, क्या है डियर रोहित लिखेंगे। नीचे आई होप यू आर इन गुड हेल्थ। आई एम हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट ईयर आई विल बी सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे विथ ऑल माई फ्रेंड्स। You are heartily invite to my birthday party. Due to exam in the last few years, I was unable to have a birthday party. But this year, as all of our exams are finished, my parents decided to throw me a birthday party. ठीक है, यहाँ तक लिखने के बाद उसके नीचे अभी और है, यहाँ से लिखेंगे यू आर वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड एंड आई कैन नॉट हैव फ्लेवर्ड चॉकलेट एंड आइसक्रीम फॉर एवरीवन। आई हैव आल्सो प्लान्ड अ यूनिक रिटर्न गिफ्ट फॉर ऑल माई फ्रेंड्स। द पार्टी विल बी बेगिंग एट 7 PM एट आवर होम ऑन March 12 एंड 12 March, ऑन मतलब 12 March। आई विल बी eagerly waiting for you. Please bring your little sister with you as well. See your sin. Your loving friend आकाश। मतलब जो भी है, आप नाम नहीं लिखना, आप XYZ लिखिएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो आई होप आपको ये वाला क्लियर हो गया क्वेश्चन मेरे प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। इसको हटाता हूँ कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइट हिम ऑन योर बर्थडे पार्टी। अब हम लोग देखेंगे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए। ठीक है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए हम लोग देखने वाले हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे, देखिए और है ना यहाँ पे कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर यूजिंग ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। इसके लिए लिखेंगे यहाँ पे कि टू द प्रिंसिपल ABC स्कूल दिल्ली। ठीक है, सब्जेक्ट में लिखेंगे कि एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए हम क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशन लिख रहे हैं। फिर यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे कि आपकी जो प्रिंसिपल मैडम हो गया सर, तो लिखेंगे सर या मैडम। With due respect, this is to inform you that I am a student of class and studying in this school from past 5 years. Recently, my father has transferred from place to place. My family will be shipped there soon,
As a result, it is impossible for me to continue my studying in your reputed school. Therefore की बात आपको नीचे लिखना है, I request you to please grant me a transfer certificate so that I can get admission in another school. ठीक है, इसके बाद I shall be thankful to you for this. Your obediently name XYZ, क्लास 10th. डेट में आपको जिस डेट को लिख रहे हैं वहाँ पे डेट को लिख देना, ठीक है। चलिए, इस प्रकार आप लोगों को ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट का भी आप लोगों का जो एप्लीकेशन है कंप्लीट होता हुआ। चलिए, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि सेक्शन बी भी यहाँ पे क्या हो गया, अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया, ठीक है। लेकिन सेक्शन बी में अभी तो क्वेश्चन पहला कंप्लीट हुआ ना, अभी तो आगे बहुत है। अब अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर तीसरा, जो कि 6 नंबर के लिए आता है। कितना नंबर के लिए? 6। कि राइट अ रिपोर्ट ऑन रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल। कह रहा है कि आप लोगों को रिपोर्ट लिखना है रिपब्लिक डे पे, के रिपब्लिक डे पे सेलिब्रेशन जैसे करते हैं उसके लिए रिपोर्ट लिखना है 6 नंबर के लिए। कह रहा है कि 60 से कम 80 वर्ड तक होना चाहिए मैक्सिमम, ठीक है। तो चलिए देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हम लोग लिखेंगे इसका। तो देखिए हेडिंग डालिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर तीसरा, अ रिपोर्ट ऑन द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, ठीक है। और देखिए कैसे लिखेंगे, 6 नंबर का सवाल है, 6 नंबर आप लोगों का पक्का होने वाला है। कैसे लिखेंगे कि मॉडर्न हाई स्कूल डेट, वही जिस डेट को आप लिख रहे हैं, 22 सीमा। तो आप लोगों के यहाँ पे तो नाम लिखना पड़ता है, लेकिन आप एग्जाम में नाम नहीं लिखना है, अब XYZ लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए लिखेंगे यहाँ पे कैसे कि द रिपब्लिक डे वाज सेलिब्रेटेड इन आवर स्कूल on 26th January. It is a day when the Constitution of India came into force. The school was decorated with colorful papers and flowers. All the students of the school assembled in the ground. Our school principal and the staffs were also present. SSP of the city was the chief guest. The chief guest hosted the national flag, which was followed by the nation anthem. That the chief guest and our principal gave a speech on the importance of Republic Day. After that, 3 was a cultural activity presentation of by school boys and girls. The winners were awarded prizes by the chief guest. The whole programs of Republic Day was nice. The programs ended with the distribution of sweets. ठीक है, यहाँ तक जाके आप लोगों का कंप्लीट हुआ है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। रिपब्लिक डे पर सेलिब्रेशन के लिए रिपोर्ट लिखना था, कंप्लीट हो गया। इसके बाद और क्या, या अगर वो नहीं आ रहा है तो लिख कर है कि राइट एन आर्टिकल्स ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक इन अबाउट 60-80 वर्ड। कह रहा है कि आर्टिकल आप लिखिए कि सुबह टहलने के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। अगर सुबह आप मॉर्निंग वॉक टहलने जाते हैं तो उसके क्या इंपॉर्टेंस, क्या महत्व है, ठीक है, क्या क्या फ़ायदे हैं। 60 से लेकर 80 वर्ड तक लिखना है, ठीक है, आर्टिकल है। तो देखिए कैसे लिखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी, देखिए। और वही है ना कि राइट एन आर्टिकल ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक। तो देखिए कैसे लिखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लिखना है कि मॉर्निंग वॉक हेल्प अस इन कीपिंग आवर बॉडी हेल्थ एंड फिट। इन द मॉर्निंग the air is fresh and the atmosphere is colorless. This is the best time of a walk in a park or a garden. It is the only time when nature is at her best. There is nothing like a morning walk. It is the time of sunrises. There are dew drops on grass, flowers and plants. They look like beautiful pieces of diamond. Birds sing a twitter. This is a good exercise too. It helps to reduce the obesity. This is the best exercise for old people. ठीक है, इसके बाद है there is much oxygen in the atmosphere. A brisk walk always refreshes and invigorated us. ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको एक क्लियर हो गया होगा कि इंपॉर्टेंस ऑफ मॉर्निंग पे आप लोगों को आर्टिकल लिखना था, कंप्लीट हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी आप लोगों का क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट, मतलब सेक्शन भी पूरा का पूरा क्या हो गया, यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करेंगे किसके, सेक्शन सी को लेकर। देखिए सेक्शन सी में पूरा आपका क्या है, ग्रामर है। सेक्शन सी ग्रामर जो कि कितने नंबर का है, 5 नंबर के लिए। कितने नंबर के,
5 नंबर के लिए सेक्शन सी। चलिए सेक्शन सी 5 नंबर क्या है, तो कह रहा है कि मैं थोड़ा सा जूम करता हूं ताकि आप लोग देखिए अच्छे से। देखिए प्रश्न क्या है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन। कह रहा है कि आपको ऑप्शन चूज करना है क्वेश्चन पढ़ के कि इस क्वेश्चन के लिए कौन सा सूटेबल आंसर होगा। कह रहा है कि द ओल्ड मैन केम टू मी, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। कि इसमें आप लोगों को एडजेक्टिव बताना है कि इसमें से एडजेक्टिव कौन है, द, केम, मैन की ओल्ड। तो देखिए एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता होता है एडजेक्टिव कहलाता है। तो ओल्ड, ओल्ड मतलब क्या, पुराना, यही आप लोगों का है एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव क्या है आप लोगों का, ओल्ड। ठीक है, चलिए आगे। कह रहा है कि ही इज अ हार्ड वर्किंग मैन, आइडेंटिफाई द वर्ब। आइडेंटिफाई द वर्ब, इसमें आपको वर्ब आइडेंटिफाई करना है कि ही इज अ हार्ड वर्किंग मैन। जो ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस में आप लोगों का वर्ब क्या है, वर्किंग, इज, हार्ड कि आप लोगों का मैन। ठीक है, तो देखिए वर्ब, वर्ब फाइंड करने का मतलब मेन वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब नहीं। इन्हें कि हेल्पिंग वर्ब इज लगा दीजिए, नहीं, मेन वर्ब से मतलब होता है आइडेंटिफाई द वर्ब, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, वर्किंग ही तो है। मेन वर्ब क्या है, वर्किंग। ठीक है, काम करना, जिसके लास्ट में हिंदी में ना आ जाए वही वर्ब कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, द नाउन फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग इज। ठीक है, कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग का फॉर्म क्या होता है, स्ट्रेंथ, स्ट्रांगली, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रेंथ। ठीक है, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का नाउन क्या हो जाएगा, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों स्ट्रेंथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रेंथ हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे अगला चौथा कि ही इज ओरिड द एग्जामिनेशन। इनमें से कौन सा प्रीपोजिशन भराया जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ही इज ओरिड इन, ऑन, अबाउट ऑफ क्या भराया जाएगा। ठीक है, तो ही इज ओरिड द एग्जामिनेशन, ये अबाउट भराएगा कि मतलब मेरा एग्जाम होने ही वाला है। ठीक है, ओरिड, ही इज ओरिड अबाउट द एग्जामिनेशन, क्या भरा जाएगा, अबाउट भरा जाएगा। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको ये भी प्रश्न क्लियर हो गया होगा। आगे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला 5वां है यहाँ पे कि आई विल नॉट गो विथ यू, चेंज इन द पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, ये जो आपको ये सेंटेंस दिखाई दे रहा है, आई विल नॉट गो विथ यू, या फ्यूचर का है, इसको आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है। तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या होगा, आई डिड नॉट गो विथ यू, आई हैड नॉट गोन विथ यू, आई डू नॉट गो विथ यू, कि आई हैव नॉट गोन विथ यू, क्या होगा। ठीक है, सबको मालूम है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट का मतलब कि हैड लगेगा। तो हैड किस में दिया है, बी वाला में, आई हैड नॉट गोन विथ यू। तो आई विल नॉट गो विथ यू को हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, तो हो जाएगा आई हैड नॉट गोन विथ यू हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां यहाँ पे कि चेंज द फॉलोइंग्स एज डायरेक्ट इन ब्रैकेट। ठीक है, कह रहा है कि ब्रैकेट में जो चीज़ दिया है उसी के अनुसार आपको बदलना है। ये भी आपका कितने नंबर, 5 नंबर का, 5 क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी देखिए कैसे होगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों का ये क्वेश्चन है। तो चलिए पूरा चेंज करके आप लोगों को दिखाता हूँ। पहला आप लोगों का है, देखिए पहला है आप लोगों को कि हरी सेड टू मी वाई डिड यू डू इट, इसको चेंज करना इनडायरेक्ट स्पीच में। देखिए कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे एडिंग डालेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच हो गया है। अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है कि हरी सेड टू मी, क्या है, हरी सेड टू मी वाई डिड यू डू इट। देखिए कह रहा है कि हरी मुझसे कहता है कि वाई डिड यू डू इट। देखिए वाई, वाई का मतलब क्या, इंट्रोगेटिव है। तो जब ये इंट्रोगेटिव आ जाता है तो हम लिखेंगे यहाँ पे कैसे कि हरी, हरी देखिए सेड टू आस्क में चेंज हो जाएगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव में आस्क मतलब प्रश्न पूछना होता है। तो हरी आस्क्ड मी, हरी आस्क्ड मी। ठीक है, देखिए डबल इन्वर्ट कामा ना, तो डबल इन्वर्टेड का जो डबल इंट्रोगेटिव है, तो डबल इंट्रोगेटिव में कामा के स्थान पे कुछ नहीं लिखते हैं। जो आप लोगों का WH होता है उसी WH वर्ड से इसको ज्वाइंट कर देते हैं। तो इसमें वाई है तो यहाँ पे भी वाई लिख देंगे। तो हरी आस्क्ड मी वाई। अब देखिए यू, यू आपका सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन सब ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। ऑब्जेक्ट हमारे पास मी, तो मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई, तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब ये आप लोगों का सिंपल पास्ट है। जब सिंपल पास्ट आ जाए तो हमेशा पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। तो आई के साथ परफेक्ट में क्या लगता है, हैड। तो आई हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो डू का क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म, डॉन। तो आई हैड डॉन, इसके बाद इट। ठीक है, यहाँ पे फुल स्टॉप। अब कंप्लीट हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हरी आस्क्ड मी व्हाई आई हैड डॉन इट।
ठीक है, डोनेट हो गया। चलिए आप लोगों का यहाँ से 1 नंबर मिल गया। इसके बाद क्या रहा है अगला, ये आपका 5वें का ना पहला है। अब हम 5वें का दूसरा देखने वाले हैं। क्या है कि हु इज राइटिंग अ लेटर चेंज इनटू पैसिव वॉइस। इसको पैसिव वॉइस में चेंज, बहुत ही ज़्यादा सिंपल दिया है मेरे प्यार भी, तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल। तो हेडिंग बनाएंगे यहाँ पे क्या, पैसिव वॉइस। हेडिंग क्या बनाएंगे आप यहाँ पे, पैसिव वॉइस हेडिंग बनाएंगे और लिखेंगे, कह रहा है कि हु इज राइटिंग अ लेटर। हु आ जाता है तो हु के लिए बाई हुम पहले ही लिख देते हैं। तो हु के लिए क्या हो जाएगा, बाई हुम हमने पहले ही लिख दिया, बाई हुम। इसके बाद इसके ऑब्जेक्ट किसका सब्जेक्ट बनाते हैं, अ लेटर इसका ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के काम करेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा द लेटर, द लेटर। तब बाय हुम द लेटर, ठीक है। अब देखिए आपका प्रेजेंट है तो सिंपल प्रेजेंट में क्या लगता है, इज एम आर लगता है। तो और द लेटर जैसा कि जानते हैं आप लोग सिंगुलर, इसलिए क्या लगेगा, इज। तो बाय हुम द लेटर इज, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, राइट। राइट का क्या होता है, रिटर्न। तो राइट का क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, ठीक है, फुल स्टॉप बन गया भाई, बाय होम द लेटर इज रिटन, ठीक है, क्लियर। चलिए इसके बाद तीसरा देख लेते हैं। क्या है कि पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग द कैपिटल लेटर वेर वेर नेसेसरी। कह रहा है कैपिटल लेटर बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है, आप लोगों को यहाँ पे पंक्चुएशन करना है। पंक्चुएशन मतलब चिन्हों का प्रयोग करके इसको सही से लिखना है। तो देखिए सबसे सिंपल बात यह है, क्या हमको दिया है कि शिखा सेड टू हर फ्रेंड वाई हैड यू नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे। देखिए सबसे पहले तो आप लोगों को पहला अक्षर कैपिटल उठाना चाहिए, तो पहला कैपिटल होना चाहिए, तो इसको कैपिटल कर देते हैं, लिखेंगे इस तरह शिखा। क्या लिखेंगे, शिखा सेड टू है ना, तो सेड टू मतलब इनडायरेक्ट स्पीच है, तो लिखेंगे शिखा सेड टू हर फ्रेंड, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच है, सब लोग देख रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सेड टू लगता है, ठीक है। तो शिखा सेड टू हर फ्रेंड। अब देखिए अब आप लोगों का तब मालूम है, आपको चला गया कि आप लोगों का डायरेक्ट है तो डायरेक्ट स्पीच में यहाँ पे कामा लगाते हैं। इसके बाद डबल इन्वर्टेड कामा में लिखते हैं, और डबल इन्वर्टेड कामा में पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए। पहला अक्षर क्या है, वाई। तो वाई का पहला अक्षर क्या होता है, कैपिटल। तो लिखेंगे वाई हैड यू, वाई हैड यू नॉट कम टू स्कूल, नॉट कम टू स्कूल। तब जाके लगाएंगे एस्टरडे, एस्टरडे। और यहाँ पे देखिए डबल इंटरव्यू कामा है, डबल इंटरव्यू कामा को हम कर देंगे क्लोज, लेकिन वो भी क्वेश्चन मार्क लगा कर, क्योंकि इसलिए क्योंकि डबल यहाँ पे इंट्रोगेटिव है, WH इंट्रोगेटिव है, तो इसलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो शिखा सेड टू हर फ्रेंड कामा, फिर डबल इंटरव्यू कामा में लिखना है वाई हैड यू नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे, क्वेश्चन मार्क डबल इंटरव्यू कामा क्या हो जाएगा, क्लोज। और ये आपको दिलाएगा 1 नंबर। तो यहाँ पे मैंने पंक्चुएशन भी आप लोगों को बता दिया, ठीक है। अब चौथा क्या है कि फ्रेम अ करेक्ट सेंटेंस बाय रिवर्डिंग द वर्ड्स। रिवर्डिंग द वर्ड्स होता है, सेंटेंस को इधर उधर किया है, आप लोगों को इसको आप लोगों को सजा के लिखना है, मतलब पहले सब्जेक्ट वर्ब फिर ऑब्जेक्ट ऐसे लिखना है। क्या है, वाज ग्रेट पैलेस दिस किंग ब्यूटीफुल्स बाय बिल्ट, ठीक है। तो देखिए कैसे लिखेंगे रिवर्डिंग सेंटेंस। हेडिंग आप डालिएगा रीऑर्डरिंग, क्या डालेंगे, रीऑर्डरिंग, ठीक है। यहाँ पे हेडिंग रहेगी, और इसके बाद लिखेंगे, सबसे पहले खोजेंगे हम यहाँ पे कि सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे देखिए क्या है, तो क्या बन जाएगा, द ग्रेट पैलेस दिस किंग्स ऑफ ब्यूटीफुल्स बाय बिल्ट। तो देखिए लिखेंगे दिस ब्यूटीफुल्स पैलेस, दिस ब्यूटीफुल्स पैलेस, यह सुंदर महल। तो ये आपका सब्जेक्ट है, तो लिखेंगे यहाँ पे दिस ब्यूटीफुल, दिस ब्यूटीफुल पैलेस, PALACE पैलेस। तो दिस ब्यूटीफुल पैलेस, वर्ब क्या हमारे पास यहाँ पे वाज, ठीक है, वाज। फिर क्या है, मेन वर्ब बिल्ट, बिल्ट मतलब बनाना होता है, तो यहाँ बिल्ट लिखेंगे, बिल्ट, ठीक है। बिल्ट के बाद लगाएंगे यहाँ पे बाई, बिल्ट बाई। बच गया आपका क्या, अ ग्रेट किंग, लिखेंगे अ ग्रेट किंग, अ ग्रेट किंग, तब फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। पूरा का पूरा बन गया, दिस ब्यूटीफुल पैलेस वाज बिल्ट बाय अ ग्रेट किंग, ठीक है। इस प्रकार लिखना है। चलिए अगला है आप लोगों का कि कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फ्लॉइंग वर्ड। कह रहा है कि इसमें कौन सा आप लोगों की स्पेलिंग बढ़ेगी ताकि कंप्लीट वर्ड हो जाए। तो OBE, अगर मैं यहाँ पे भर दूँ आप लोगों का D, फिर I और यहाँ भर दूँ E, तो ओबीडियंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओबीडियंस। तो देखिए 5वां का आपका क्या हो जाएगा, ओबीडियंस, ओबीडियंस हो जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर D भर दें और I के बाद E भर दें तो ओबीडियंस हो जाएगा, ठीक है।
चलिए, तो इस तरह आपने देखा है कि हमने सेक्शन सी वाला ग्रामर पार्ट को भी हमने अच्छे तरीके से कवर कर दिया, लेकिन अभी क्वेश्चन नंबर 6 बाकी है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे क्या है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, इसका आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, ठीक है। इसका आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। क्या है कि प्रकृति एक जीवित शक्ति है, यह अपने शांत और सुंदर रूप में हमारे चारों ओर विद्यमान है। जब हम प्रकृति के नियम तोड़ते हैं तो यह उग्र हो जाती है, और प्रकृति का संरक्षण एवं सम्मान करना हमारा नैतिक दायित्व है। हमें प्रतिदिन कुछ समय प्रकृति के संपर्क में अवश्य बिताना चाहिए, ठीक है। देखिए, इसका मैं आप लोगों को इंग्लिश में ट्रांसलेट लिख के लेकर आया हूँ बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ से यहाँ तक पहले इसको नोट कर लिए। देखिए, यह है इसका इंग्लिश का ट्रांसलेशन, यह है, और आई होप जल्दी से आप इसको नोट करेंगे। क्या है कि नेचर इज अ लिविंग फोर्स, इट इज अ प्रेजेंट ऑल अराउंड अस इन calms and beautiful form. When we break the laws of nature, it becomes furious. It is our moral duty to protect and respect nature. We must spend sometimes every day in contact with nature. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पूरा नोट कर लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये पूरा का पूरा इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में है, ठीक है। चलिए, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको आ गया सेक्शन डी, जो कि लिटरेचर का पार्ट है। सेक्शन डी जो कि लिटरेचर है, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7वां कि रीड द फ्लोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। कह रहा है कि केयरफुली आप इसको पैसेज को पढ़िए और इसके नीचे क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर दीजिए। तो चलिए पढ़ते हैं। क्या है, विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन द रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न with its flower draped in a curtains of rain, but suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain very large hailstones began to fall. This truly did resemble न्यूज़ के बाद क्या है, सिल्वर कॉइन्स। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन आउट द कलेक्ट फ्रोजन पियर्स। ठीक है, चलिए अब इसके नीचे देखिए क्वेश्चन हमसे पूछा है 2-2 नंबर का। कितने नंबर का? 2-2 नंबर। 2 क्वेश्चन बता देंगे 4 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। क्या है पहला कि व्हाट डिड बेगिंग टू फॉल अलोंग विथ द रेन। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे। देखिए सेक्शन डी लिटरेचर 7वें का पहला क्या लिखेंगे कि अलोंग विथ द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगन टू फॉल। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद दूसरा क्या है कि वाई डिड द बॉयज गो आउट। वाई डिड द बॉयज गो आउट, ये भी 2 नंबर के लिए कैसे लिखेंगे आंसर कि द बॉयज रेन आउट द कलेक्ट द फ्रोजन पियर्स। ठीक है, यहाँ पे आंसर कंप्लीट हो गया इसका भी। तो क्वेश्चन 7वां 2 क्वेश्चन पूछा था, पैसेज को पढ़ के आंसर हमने बताया, 4 नंबर क्लियर हो गया। प्रश्न नंबर 8वां देखिए। प्रश्न नंबर 8वां है कि आंसर ऑन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड। कह रहा है 2 क्वेश्चन दिया, दोनों क्वेश्चन में से एक का आंसर बताना है, वो भी 60 वर्ड में, जो कि लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 नंबर क्लियर हो जाएगा। तो दोनों में से कोई एक ही बताना है, लेकिन मैं दोनों का आंसर आपको बताऊंगा क्योंकि दोनों में से कोई एक एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो 8वें का पहला है कि हाउ डिड मंडेला अ हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। चलिए इसका पहला आंसर देखते हैं। 8वें का पहला का आंसर मंडेला वाला। तो देखिए क्वेश्चन 8वें का पहला कैसे आंसर लिखेंगे इसका कि मंडेला डिस्कवर्ड ड्यूरिंग हिज यूथ दैट इट वाज नॉट जस्ट हिज फ्रीडम एलोन दैट वाज बीइंग सटेल्ड। ठीक है, certain but the freedom of all black citizens, the hunger for his own liberty become the hunger of all his fellow brothers and sisters for freedom. This transformed the fearful man into a brave rebels in the system. To struggle for the freedom of his countrymen, Mandela denied the pleasure of secure family life.
ठीक है, यहाँ तक आप लोगों का आंसर कंप्लीट होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बहुत ही कम शब्दों में अच्छे से मैंने लिखा है कि ताकि आप आसानी से इन क्वेश्चनों को क्या कर पाएंगे, याद कर पाएंगे। तो चलिए पहला प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट हो गया ना। दूसरा है कि गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ एनी फ्रैंक। कह रहा है कि एनी फ्रैंक आप लोगों को चरित्र चित्रण लिखना है, एनी फ्रैंक का चरित्र चित्रण लिखना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे एनी फ्रैंक का चरित्र चित्रण। तो दूसरा का आंसर यहाँ से आप लिखना। 8वें का दूसरा है कि एनी वाज बोर्न ऑन 12th June 1929. She lived in Frankfurt until she was 4. Her father immigrated to Holland in 1933. Her mother also went with him to Holland in September. Annie and her elder sister Margot were sent to Aachen to stay with their grandmother. Margaret went to Holland in December and Annie followed end of February. ठीक है, यहाँ तक फरवरी की बात लिखने के बाद अभी कुछ पॉइंट्स और बचा है जो कि लिखना है यहाँ पे नीचे कि she stayed there until she was 6, where she studied in first form. Her grandmother died in January 1942 when she was 13. ठीक है, यहाँ तक जाके आप लोगों का आंसर क्या होता हुआ मेरे प्यारे विद्यार्थी कंप्लीट होता हुआ। तो 8वें में एक ही करना था लेकिन हमने दोनों का आंसर बता दिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 9 है कि आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड। 2 क्वेश्चन का आंसर बताना जो कि 4 नंबर आपको दिलाएगा। 3 क्वेश्चन दिया है, तीनों में से 2 ही करना है, लेकिन मैं तीनों का आंसर बताऊँगा आप लोगों को, ठीक है, जो कि 25 वर्ड में देना होगा। पहला प्रश्न है कि डिस्क्राइब एनी 2 टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ कुर्ग। ठीक है, तो देखिए क्या लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का पहला कि 2 टूरिस्ट प्लेस ऑफ, प्लेस नहीं होगा भाई, क्या दिया है यहाँ पे, हाँ प्लेसेस तो है, ठीक है। 2 टूरिस्ट प्लेस ऑफ कुर्ग आर द ब्रह्मगिरी हिल्स एंड हिसारगदमा। द क्लाइम्स ऑफ ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग अ panoramic views of the entire landscape of Coorg. A walk across a rope bridge leads to the 64th-acre island of Nisargadamu. On can also meet Buddhist monks from India's largest Tibetan settlement at nearby बाइलोकुपी। ठीक है, बाइलोकुपी, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर पहला 9 का पहला प्रश्न क्लियर हो गया, ठीक है। फिर दूसरा है कि वेयर वर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड। तो देखिए इसका आंसर बहुत छोटा है, बुक्स में बहुत छोटा ही दिया था, इतना ही आपको लिखना है कि मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर वर रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल, बस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद तीसरा है कि वाई डिड वली वांट टू राइड ऑन द बस। ठीक है, देखिए इसका आंसर लिखेंगे यहाँ पे कि वली यूज टू वॉच द बस ऑन इट्स हॉर्सली राउंड थ्रो हर स्ट्रीट एवरी डे। द साइट ऑफ द बस filled with new passengers every time gave her undying joy. She was curious and wished to ride it once. Gradually, her wish grew strong, so she wanted to ride on the bus to enjoy it. ठीक है, चलिए ये भी तीसरा का अभी आंसर आप लोग यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिएगा। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 9 भी यहाँ पर पूर्ण रूप से आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वें की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है यहाँ पे कि मैच द वर्ड्स ऑफ लिस्ट ए विथ देयर इन मीनिंग लिस्ट बी। कह रहा है कि लिस्ट ए को लिस्ट बी से आपको मिलान करना है। 3 दिया है, 3 नंबर। तो इधर लिस्ट ए में है वेंडर, प्रिजर्व्ड, मंक। इधर आपका लिस्ट बी में सेज, हावकर, केप्ट सेफ।
तो देखिए कैसे मिलेगा, ठीक है। कह रहा है कि वेंडर किससे मिलेगा, प्रिजर्व किससे मिलेगा, इधर मॉन्क किससे मिलेगा, ठीक है, बताना है आप लोगों को। तो देखिए आंसर में कैसे आप लोगों को लिखना है, तो आंसर में जस्ट ऐसे लिखना है, जैसे वेंडर मिलेगा हाउकर से, तो वेंडर किससे है, हाउकर से मिला, तो वेंडर किया गया, मुझे हाउकर्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह प्रिजर्व्ड किससे मिला है, तो केप्ट सेप्ट से, प्रिजर्व्ड किससे, केप्ट सेप्ट से, तो उसके आगे मुझे केप्ट सेप्ट लिखना पड़ेगा। मॉन्क किससे मिलेगा, सेज से। तो इस प्रकार आंसर हमको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10वां का आंसर इस तरह लिखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां भी क्लियर हो गया, 3 नंबर भी क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए अब इसके बाद मेरे प्यारे विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 11 पोएट्री से है कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। कह रहा है कि आप इस पोएम को अच्छे से पढ़िए, इस एक्सट्रैक्ट को पढ़िए अच्छे से। इसके नीचे 2 क्वेश्चन दिया है, 2 नंबर की, कितने नंबर, 4 नंबर तैयार हो जाएंगे और इसी का आपको उत्तर बताना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम लोग एक्सट्रैक्ट को पढ़ लेते हैं कि द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। ठीक है, पढ़ लिया हमने। क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर देने वाले हैं कि वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग, वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग। ठीक है, तो देखिए आंसर कैसे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का पहला कि द पोएट वाज स्टैंडिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री व्हेन सडनली अ क्रो सुक डस्ट ऑफ स्नो ऑन हिम। ठीक है, यहाँ तक आंसर लिख लेना है क्वेश्चन नंबर पहले का। दूसरा प्रश्न क्या पूछा है कि पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड इन स्टेंजा। कह कि इस स्टेंजा में राइमिंग वर्ड क्या है, तो लिखेंगे यहाँ पे कि द राइमिंग वर्ड इन द स्टेंजा क्रो, क्रो का क्या हो जाएगा स्नो, मी का क्या हो जाएगा ट्री। ठीक है, ये क्या है, राइमिंग वर्ड है। चलिए आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 11 भी तो अच्छे से क्लियर हो ही गया है। ठीक है, चलिए अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे आइए। अब कह रहा है यहाँ पे कि राइट अ सेंट्रल आइडिया ऑफ ऑन द फॉलोइंग पोएम। कह रहा है कि इस पोएम का आप लोगों को सेंट्रल आइडिया लिखना है। अ टाइगर इन जू और दूसरा द ट्रीज, इन दोनों में से किसी एक का सेंट्रल आइडिया लिख दीजिए। या तो सेंट्रल आइडिया नहीं लिख रहे हैं तो अथवा में एक पॉइंट और दिया है कि राइट योर 4 लाइन्स फ्रॉम वन ऑफ द पोएम्स गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, डू नॉट कॉपी आउट द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। कह रहा है कि अगर सेंट्रल आइडिया नहीं लिखने का मन है तो आप 4 लाइन का पोएम लिख लीजिए, लेकिन वो पोएम लिखना है जो कि इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। देखिए मैं ये पोएम है ना, तो ये नहीं कि पोएम बस इसी को लिख दूँ, नहीं, ये वाला नहीं लिखना है, इसके अलावा कोई आप लिख सकते हैं। तो हम पूरा सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो पहले हम लोग सेंट्रल आइडिया देखेंगे, इन दोनों का सेंट्रल आइडिया। पहला है अ टाइगर इन द जू, तो लिखेंगे सेंट्रल आइडिया यहाँ पे। देखिए सेंट्रल आइडिया है क्वेश्चन नंबर 12 का टाइगर इन द जू, और सेंट्रल आइडिया जल्दी से नोट कीजिए। इसका कैसे लिखेंगे कि द पोएम अ टाइगर इन द जू इज रिटन बाय लेस्ली नॉरिस। इन दिस पोएम द पोएट tries to depict the mental condition of a caged tiger. He compares the life of a tiger in the zoo with this life in its natural habitat. The poet convey an important message that the wild animals should be left in their natural habitat. In the poem, he हाइलाइट द कंट्रास्ट बिटवीन फ्रीडम एंड एक्टिविटी। ठीक है, ये आपका सेंट्रल आइडिया हो गया टाइगर इन जू का। दूसरा आप लोगों का दिया था और ट्रीज का, कि और ट्रीज का सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं, तो इसके भी सेंट्रल आइडिया देखने वाले हैं। द ट्रीज हेडिंग डालिए, लिखिए यहाँ पे कि द पोएम द ट्रीज बाय एड्रेनी रिच शो द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर. With the growth and development of society, human beings have used nature for their own benefit and cause a lot of harm to it. Order to use natural resources like protest minerals. ठीक है, यहाँ तक आपको लिख देना है। तो कह रहा है कि अगर सेंट्रल आइडिया अगर आपने लिख दिया है तो बहुत अच्छी बात है। सेंट्रल अगर आइडिया नहीं लिखे तो आप 4 लाइन का पोएम लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कौन सा पोएम है। देखिए मैं पोएम सिंपल लिख के लेके आया हूँ, याद कर लीजिए कि हैज़ गिवन माई हर्ट्स अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रीड। इतना लिख देंगे ना आपको 4 नंबर मिल जाएगा। तो सेंट्रल आइडिया लिखिए या तो पोएम लिखिए, अब आपकी मर्जी है। पूरा का पूरा हमने सोल्यूशन बता रखा है, जो भी आपका मन कर रहा है वो लिखिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्लियर हो गया ना। अब क्वेश्चन नंबर हम 13 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि आंसर 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड ईच। कह रहा है कि 3 क्वेश्चन दिया है, तीनों क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आपको करना है, 4 नंबर आपको मिल जाएगा। तो चलिए कोई 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हम पहला क्वेश्चन करने वाला है। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है
कि वाई इज मिस्टर पंपरे ओरिड अबाउट ट्रिकी, वाई इज मिस्टर पंपरे ओरिड अबाउट ट्रिकी। तो देखिए कैसे लिखेंगे इसका आंसर कि मिस्टर पंपरे इज वरीड अबाउट ट्रिकी बिकॉज ही इज अनवेल, ही हैज़ रिफ्यूज टू ईट फूड एंड हैड बॉट्स of vomiting. She feels that he is suffering from a serious health issue such as malnutrition. ये आप लोगों के क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर हो गया। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि वाई इज मिस्टर पंपरे वरीड अबाउट ट्रिकी। ठीक है, चलिए दूसरा है, दूसरा आंसर देखना है इसका कि व्हाट वर द रीजन फॉर मटिल्डा अनहैप्पीनेस। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं यहाँ पे। तो नोट कीजिए, मटिल्डा वाज ऑलवेज अनहैप्पी बिकॉज शी हैड बीन बोर्न इनटू अ सिंपल फैमिली ऑफ क्लर्क एंड मैरिड आल्सो टू अ क्लर्क, thus her desire to a rich or distinguished or of becoming known were never fulfilled, which caused her to be unhappy. ठीक है, अनहैप्पी। क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 के क्लियर हो गया प्रश्न। दो ही प्रश्न इसमें से करना था, दोनों कर लिया हमने। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि आंसर ऑन द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड। कह रहा है कि दो आपको क्वेश्चन दिया है, दोनों में से कोई एक करना है। जैसे गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली, कह रहा है कि भोली का चरित्र चित्रण कीजिए। या तो एक प्रश्न और इस साइड इधर दिया है कि हाउ डिड ए ब्राइट डिस्कवर्ड एन अननोन इंसर्ट हर मोन। ठीक है, अब इन दोनों में से कोई एक ही करना है आप लोगों को, जो कि आप लोगों को 4 नंबर दिलाएगा। 60 वर्ड में इसका आंसर देना। चलिए मैं पहला एक करके आपको बता रहा हूँ कि गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली। भोली का मैं आप लोगों को चरित्र चित्रण बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर लिखिए। पहला भोली वाला, मतलब भोली का चरित्र चित्रण लिखेंगे कि भोली वाज अ सिंपल बट सेंसिटिव गर्ल्स, अनफॉर्चुनेटली शी सफर्ड फ्रॉम अ हार्ट इंजरी, मतलब सिर का उसका इंजरी था, एंड स्मॉल पॉक्स, it made her suffer all through her life. She could not speak till she was 5. She stammered when she started speaking. The attack of smallpox had permanently disfigured her whole body, leaving black pock mark. She was a hardworking and dedicated learner. With her teacher supported, she grew to be a confident, bold and independent. ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 14 का आंसर हो गया। भोली का चरित्र चित्रण, जो कि 4 नंबर आपको दिला देगा। कितना नंबर? 4 नंबर। इसके बाद चलिए ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब आगे प्रश्न बढ़ चलते हैं। अब प्रश्न नंबर पढ़ने वाला है 15। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों को क्या है कि पॉइंट आउट ट्रू एंड फॉल्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ट्रू एंड फॉल्स बताना है। जैसे हम पहला 2 नंबर के लिए है, क्या है पहला कि मटिल्डा ऑलवेज रिमेंड हैप्पी। कह रहा है कि मटिल्डा ऑलवेज रिमेंड हैप्पी, तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल फॉल्स। तो क्या हो जाएगा? एक गलत हो जाएगा। क्या है? फॉल्स है। इसके बाद दूसरा है कि जेम्स हैरियट वाज वेटरनरी सर्जन। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही, वेटरनरी सर्जन था। ठीक है, तो 15 का पहला, तो देखिए 15 का पहला फॉल्स, 15 का उसी पहले दूसरा क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। फॉल्स और ट्रू क्लियर हो गया। चलिए अब इसका बी वाला भाग देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्या कि सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कह रहा है कि स्टेटमेंट्स को पढ़कर आपको करेक्ट आप लोगों को ऑप्शन चूज करना है। क्या कि ग्रिफिन वाज, ग्रिफिन था। कह रहा है कि ग्रिफिन वाज क्या था? शॉपकीपर, लैंडलॉर्ड, साइंटिस्ट की कलर्जी मैन। बताइए क्या था? ग्रिफिन वाज, तो ग्रिफिन क्या था? सबको मालूम ग्रिफिन साइंटिस्ट था, तो क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। ग्रिफिन क्या था? साइंटिस्ट था। इसके बाद इसका दूसरा है कि रामलाल एल्डेस्ट डॉटर वाज। कह रहा है कि रामलाल एल्डेस्ट बड़ी पुत्री थी किसकी? सुलेखा, राधा, भोली की मंगला। रामलाल की जो एल्डेस्ट डॉटर कौन थी? ठीक है, तो सबको मालूम है क्या थी? राधा। राधा एल्डेस्ट डॉटर थी किसकी? रामलाल की।
तो आई होप क्लियर हो गया। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पूरा का पूरा हमने मॉडल पेपर का सोल्यूशन करा दिया, पूरा का पूरा डिटेल में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से 20 या 30 मार्क्स आप लोगों को पक्का हो गया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप तो लाइक करके ही आप पहुँचिए। आप लाइक नहीं किए तो कब करेंगे बताइए? लाइक कीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।